हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ हो गया है और आप सभी ने उसका फॉर्म भी भर लिया होगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना इसके 2023 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किस किस पार्ट से पूछे गए हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 में जो आया था ना, वो बहुत टफ क्वेश्चन थे और मतलब इजी नहीं थे। आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप उनको बहुत आसानी से नहीं लगा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं मोशन एंड फोर्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे मोशन एंड फोर्स से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आपसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं से, मान लिया इसका एक ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से वो एक अपने डेस्टिनेशन पे गया, तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार, मैं कह रहा हूं कि अगर कार है वो इस तरह से मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, तो अल्टीमेटली उसने क्या किया? उस कार ने मूव किया, मोशन किया। तो ये मोशन कई तरह के हो सकते हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, मोशन जिगजैग पाथ में हो सकता है, जिगजैग मतलब इस तरह का पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, अपवर्ड्स हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, कितने भी तरह के मोशंस हो सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है और उसमें वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक चार्ट लगाया है। देखिए, ये ओ क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है कि वो ए, बी और सी पॉइंट पर ट्रेवल करता है। मान लिया कि वो यहाँ से सी पे गया, बी पे गया और ए पे गया। तो जब उसने दो चीज़ें, जब उसने ट्रेवल किया इस ओरिजिनल पॉइंट से, तो उसके पास दो चीज़ें मिली। उसको क्या मिला? डिस्टेंस मिली, डिस्प्लेसमेंट मिला और डिस्टेंस मिली। बेसिक डिफरेंस जो एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में होता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई कार या कोई सोर्स ओ से चलकर कहाँ तक आया? सी तक आया। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? ये वैल्यूज़ क्या है? 25 किलोमीटर, किलोमीटर में। उसके बाद फिर वो कहाँ गया? फिर वो 35 किलोमीटर गया। अब फर्दर आगे गया। उसके बाद उसने क्या किया? फिर वो बी टू सी आया। तो इस केस में दो चीज़ें आती हैं। अगर वो ओ से सी तक गया, ओ से सी तक गया, मैं चलो सी तक ही ले लेता हूँ। सी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 25 किलोमीटर। और उसने इस सी पॉइंट से कोई दुकान से सामान लिया और वो वापस आ गया, तो उसने फिर 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इस केस में आपने देखा कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर की ना, वो कितनी की? 50 किलोमीटर। लेकिन इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उसने ओरिजिनल पॉइंट से ही शुरू किया, ओरिजिनल पॉइंट के आके खड़ा हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? द शॉर्टर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। वो 25 किलोमीटर यहाँ तक गया, फिर 25 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? उसने डिस्टेंस कवर की 50 किलोमीटर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है ना, आपने बना के जाना, क्योंकि इस पर कोई अब जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन 2023 में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं। वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे लगते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और उसने कितने सेकंड में की? 5 सेकंड में। ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या किया? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की 5 सेकंड में। फिर अगले उसने ट्रेवल की 10 किलोमीटर 10 सेकंड में। फिर उसने अगली डिस्टेंस ट्रेवल की 15 किलोमीटर 5 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या चीज़ ये दर्शा रहा है? वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 25 किलोमीटर अगले 5 सेकंड में भी कवर करेगा, फिर अगले 25 किलोमीटर अगले 5 सेकंड में भी कवर करेगा,
तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेकिन यही डिस्टेंस उसने शुरू में 10 सेकंड में कवर की, फिर बाद में अपने आप को एक्सेलरेट किया 10 किलोमीटर, फिर उसने 2 सेकंड में कवर की। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोलने में कभी कभी हम देखते हैं कि लगातार बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, कभी मैं रुक जाता हूँ, कभी बोलता हूँ, कभी मैं रुक जाता हूँ, कभी मैं बोलता हूँ। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन जब कभी आप अभी एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, या कभी मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे आजकल बन गए हैं, बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल मैं आपको यहाँ लेके दे रहा हूँ कि अगर एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ी को जो है क्रूज कंट्रोल मोड में डाल दिया। किस पे डाल दिया, क्रूज कंट्रोल मोड में। मान लिया एक्सप्रेस वे की लिमिट 100 दी हुई है, तो आपने इसको 90 पे डाल दिया, 95 किलोमीटर पर सेकंड पे डाल दिया। और ऐसा करके, ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेस वे आपको हमेशा खाली मिलेगा, कोई गाड़ी आ गई, ट्रक आ गया, बस आ गया, तो आपने अपनी गाड़ी को कम किया। लेकिन मान लीजिए आपने क्रूज पर डालने के बाद कम से कम 10 मिनट को गाड़ी को चलाया, तो इस 95 किलोमीटर की स्पीड से आपने जो 10 मिनट चलाया ना, और जितनी डिस्टेंस आपने कवर की, वो आपका जो मोशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन की। देखिए मैंने आपको स्पीड बताई, स्पीड क्या बताई, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर। मान लिया कि 25 किलोमीटर उसने कवर किया, उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो इस 25 को जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे ना, तो वो उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब स्पीड विद डायरेक्शन, मान लिया जब मैं स्पीड करा चला रहा हूँ, तो मैंने बोला, मैंने सोचा नहीं कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ या साउथ में जा रहा हूँ, मैंने कितने टर्न लिए गाड़ी से, तो ये सारी चीज़ें मैंने काउंट नहीं की। लेकिन अगर मैं किसी स्पीड से जा रहा हूँ, फॉर पर्टिकुलरली फॉर 25-30 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैं जा रहा हूँ, और आई एम चेंजिंग माई डायरेक्शन ऑल्सो, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन along with speed is known as the velocity, right? So speed with direction is known as the velocity. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का देखो दो चीजें मैं आपको और बता दूं यहाँ पे। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको बताया कि कोई गाड़ी सेम स्पीड पे चलेगी, तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभी वेलोसिटी जो है ना वो इक्वल नहीं रहती। गाड़ी आप चला रहे हैं, कभी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे हैं, कभी 30 की स्पीड पे चला रहे हैं, कभी 50 की स्पीड पे चला रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। अब जब मान लिया कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार का एग्जांपल लिया, तो अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ कार को, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसका मतलब वी आर एक्सेलरेटिंग द कार। लेकिन जब स्पीड बढ़ गई, 90-100 की स्पीड आ गई, आपको लग रहा है कैमरा आ गया सामने, तो अब जब आप उस गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, उसको डीएक्सेलरेट कर रहे हैं। तो उस तरह में इस तरह के जो एक्सेलरेशन को है, हम लोग उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू कैन गेट द एक्सेलरेशन। अब ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, देखो इस पर क्वेश्चन आया है, आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द क्वांटिटी विल बी द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग्स दीज ऑप्शन। उसने दे दिया वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया, और आपको स्पीड दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो कौन सा होगा बताओ, वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं होगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के। जैसे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं ना, तो वो फ्रीली हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे जा रही है। इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग
यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड चीजें बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट इट इज, इसको हम कहते हैं नॉन नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलेशन। मतलब जैसे मोशन था, स्पीड थी। अब दो एग्जांपल से यहाँ समझिए। अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा तो वो फ्रीली फॉल जा रही है, हम मान रहे हैं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या है, वो सेम एक्सिलेशन से जाएगी। और वो एक्सिलेशन कौन सा होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन होगा, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है यूनिफॉर्मली एक्सिलेशन का, बॉडी का। लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कभी गाड़ी को रोक रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी स्पीड कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म of type of acceleration. So these are the two acceleration which we can understand from this slide, from this example. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, when an object moves in a circular path with uniform speed it is called the uniform circular motion. अब यहां पे देखो, आप पाथ देखो, मैं कह रहा हूं कि एक एथलीट है, वो इस पाथ पे दौड़ रहा है। मान लिया उसने ए पॉइंट से शुरू किया, तो ए पॉइंट पे आया, उसने यहाँ डायरेक्शन चेंज की, सी पॉइंट बी पॉइंट पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर सी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज की, फिर इसने डी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज की। अब मैंने इस फिगर को कन्वर्ट कर दिया उस सर्कुलर पाथ को। मैंने बताया ना कि एक पाथ में, नॉट सर्कुलर पाथ, एक पाथ में एक एथलीट दौड़ रहा है। उस केस में देखिए मैंने इस पाथ को यहाँ बना दिया, तो अब उसकी डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग किस किस पॉइंट पर होगी। अगर उसने ए से शुरू किया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2 चक्कर मार रहा है, 2 राउंड वो ले रहा है, यहाँ से बी पे आके चेंज किया, सी पे आके चेंज किया, डी पे आके चेंज किया, ई पे आके चेंज किया, एफ पे चेंज किया, फिर ए पे चेंज किया, ऐसे करके वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सेम फिर मैंने उसको ऑक्टागोनल शेप का ट्रैक दे दिया, और फाइनली मैंने उसको एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उस पाथ को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, सर्कुलर मोशन की तरफ ले जाऊंगा, तो छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर वो क्या कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो क्या होगा, वहां पर क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें एक्सीलरेशन होता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग जो बोलते हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ मेक द सैटेलाइट स्टे इन सर्कुलर मोशन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा जब हम लोग सैटेलाइट का एक चैप्टर पढ़ेंगे। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स न्यूक्लियस। एग्जाम को क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि भैया इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। तो ये सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द विंड मिल्स इट्स ऑल्सो, क्योंकि वो एक सर्टेन स्पीड पे घूम रही है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच भाई टिक 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 पूरा एक साथ घूमती है, तो वो भी आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो साइकिलिस्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड से पैडल मार रहा है, धीमे 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 चल रहा है, तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, पहले इसको इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2023 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया है। अब देखना ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ट्रू। मैंने आपको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी बता दिया और सर्कुलर मोशन भी बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओ। इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल सही बात है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। बिल्कुल मैंने आपको बताया हेक्सागोनल वाला और ये सर्कुलर पाथ बताया कि भाई देखो, पहले इस तरह के ट्रैक में घूम रहा था, फिर यह इस ट्रैक में घूम रहा था, इसमें घूम रहा था, इसमें घूम रहा था, फाइनली जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, तो कई जगह इनफाइनाइट टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यही उसने कहा। इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है। इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज अ इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वेलोसिटी।
नहीं होता है। लीनियर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। कौन कह रहा है कांस्टेंट रहती है? गलत है, ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन बट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एक्सिलरेटेड। मैंने आपको क्या बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सिलरेटेड मोशन हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों गलत है। आपका आंसर जो है 99 का केवल सी सही है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में जो डिफरेंस है वो उसने यहाँ पे आपसे बहुत डिटेल में, बहुत ही डीप में जाके पूछा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जब आप कहीं खड़े हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं, बहुत बादल हुए हैं, क्लाउड चारों तरफ है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं और लाइटिंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम कड़ाक से आवाज आती है, साउंड आती है बहुत तेजी से, इसको हम लोग बोलते हैं साउंड ऑफ द थंडर। तो आपने देखा होगा कि जब लाइट चमकती है ना, उसके कुछ सेकंड, मिली सेकंड्स के बाद आपको उस थंडर की या उसकी जो भी कड़क की आवाज़ सुनाई देती है। भाई ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि देखो बादल जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वहाँ से जो लाइट आती है ना, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में बहुत अंतर है। तो साउंड तो ट्रेवल कर रही है किस में से? एयर में से। एट दैट टाइम जब ये दोनों फिनोमेना होते हैं तो लाइट भी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द एयर। तो जब आप देखेंगे कि लाइट की जो स्पीड है ना वो 3 × 10⁸ है एयर में, बट साउंड की ट्रेवल की स्पीड है ना 346 है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि इस लाइट तो जो है फटाक से पहुंच गई, लेकिन स्पीड ऑफ द साउंड है ना वो धीमे 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 आपके पास पहुंचेगी। वाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड द साउंड इज टोटली डिफरेंट। देखिए जब हम साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि किस किस मीडियम में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, और लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में, या फिर इसके अलावा भी कुछ, मतलब इससे भी कोई फास्ट ट्रैवल कर सकता है। तो इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। किसमें आया था? यूपीपीएससी में। यूपीपीएससी में पूछना था कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे फास्टेस्ट क्या ट्रैवल करेगा। तो लाइट वॉज द राइट आंसर एट दैट टाइम। और साउंड के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ये 4 चीज़ें दे दी, मीडियम दे दिया उसने, एयर दे दिया, वैक्यूम दे दिया, और कई सारे मेटल दे दिए जैसे कि ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इन 4-5 ऑप्शन में से उसने पूछा कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करेगी। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलेंगे। देखिए जो मैंने आपको वेलोसिटी, स्पीड ये सब बताया ना, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछने जा रहा आपसे। वो केवल आपसे पूछेगा कि भाई वेलोसिटी की क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है ये। अब जैसे उसने लीनियर और नॉन लीनियर मोशंस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एक बेसिक डिफरेंस पूछ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछेगा। फिजिक्स में भी वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर ना क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। आ गया। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में देखिए हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, हाउ कैन यू डिफाइन द फोर्स? किसी भी चीज़ को आप स्क्वीज कर रहे हो, किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हो, किसी चीज़ को खींच रहे हो, धक्का दे रहे हो, कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हो, तो पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज अ फोर्स इन साइंस। और जब कोई दो चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तब जाके फोर्स डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, जब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं ना, तब तक ये वहीं का वहीं रखा रहेगा। जब तक दो चीज़ें, उस दो चीज़ों में क्या हुआ, लैपटॉप हुआ और मेरा इंटरेक्शन हुआ। जब मेरा लैपटॉप से इंटरेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुआ। तो सबसे बेसिक कंडीशन जो इसकी है ना फोर्स की, उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक स्पीड, जो एग्जांपल मैंने आपको अपने स्लाइड के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया। देन फोर्स कैन ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी टू विच फोर्स इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, आप इसको इधर से पुश कर रहे हो, तो क्या है, पुश करने के बाद अगर जैसे आपने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया तो इसकी डायरेक्शन जो है ना यहाँ से इधर आना शुरू हो जाएगी। तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो फोर्स के साथ।
तो फोर्स कैन कॉज एन आइटम टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और अ रिवर्स। भाई कोई चीज़ है, सडनली आपने ब्रेक लगाया साइकिल, तो क्या किया, कोई फोर्स ही तो लगाया उसके ऊपर, तो वो रुक गई। मतलब कोई चीज़ आ रही है, मान लिया कोई बॉक्स है, बॉक्स को आप पुश कर रहे हो, पुश करने के बाद सामने में कोई बंदा आ गया, तो या फिर उसके नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको रोक दिया। तो कोई भी चीज़ अगर वो मूविंग है, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रुक जाएगी, अगर वो स्टेबल कंडीशन में है, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो चलना चालू कर देगी। तो फोर्स कैन गिव मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइसी वर्सा, यानी मोशन टू रेस्ट, दोनों चीज़ें कर सकता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पे कोई एक बुक रखी हुई है। अब मैं इस टेबल की बुक पर उधर से 50 केजी का फोर्स लगाता हूँ, इधर से 50 केजी का फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना इधर मूव करेगी ना उधर मूव करेगी। लेकिन अगर मैं इन फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ, इधर 60 कर दूँ, इधर 40 कर दूँ, तो क्या होगा, खींच रहा है ना ये अपनी तरफ, तो ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब एक स्टेबल कंडीशन होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, उसको मूव कराने की कोशिश करता है, उसके अंदर अनबैलेंस क्रिएट करता है। ये बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल मैं यहाँ से भी दे सकते हो। देखिए क्या है, इसमें देखिए ये एक दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स यानी कि ज़मीन पर लगा हुआ है, इस बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन ये खिसक नहीं रहा। तो क्या होगा कि एक सर्टेन कंडीशन आएगी, जब ये ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना, तो ये बॉक्स जो है मूव करना शुरू कर देगा। वो कब मूव करना शुरू करेगा, जब इनके द्वारा लगाया गया फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाई दीज टू पर्सन्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड एंड बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उससे ज़्यादा अगर इसमें फोर्स लगा रहे हैं, देन दिस बॉक्स विल ट्राई टू मूव। तो इसमें भी तीन कंडीशन आएंगी। जब फ्रिक्शनल फोर्स और इनके द्वारा लगाया गया फोर्स बराबर होगा तो बैलेंस कंडीशन होगी। लेकिन जब इन्होंने ज़्यादा ताकत लगा दी और बॉक्स मूव करना शुरू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। साइकिल में भी आप देखेंगे कि साइकिल में जब कोई बंदा चला रहा है, अपने आप को पैडलिंग कर रहा है, पैडलिंग करने के बाद साइकिल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप देखेंगे तो जब ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही अपने आप को आगे चला पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोड पर चलते हैं तो आपका जूते जब जमीन से टकराते हैं, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप आगे जा पाते हैं, अदरवाइज नहीं जा पाए। तो उसमें बैलेंस और अनबैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक गैलीलियो गैलीली एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक दो इंक्लाइंड प्लेन बनाए। तो उन्होंने यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ छोड़ा, फिर उन्होंने इसमें तीन कंडीशंस को जांचा और परखा। पहली कंडीशन में उसने बोला कि जब मैंने इस बॉल को एक सर्टेन हाइट से छोड़ा, मान लिया कि एक एच हाइट है, इधर भी मान लिया एच हाइट है, तो ये बॉल जब इधर जाएगी ना इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो जो हाइट, जिस हाइट से मैंने इसको छोड़ा है, उस हाइट तक जाने की कोशिश करेगी। फर्स्ट थिंग उसने ये डिड्यूस की अपने एक्सपेरिमेंट से। देन फिर उसने क्या किया, उसने फिर दोबारा बॉल छोड़ी। दोबारा बॉल छोड़ने के बाद उसने इसका जो स्लोप है ना, पहले बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था, मान लिया ये 45 डिग्री पर था, अब उसने उसको नीचे करके 30 डिग्री कर दिया। तब भी इसने बोला कि जब मैं इसको फेंकूंगा ना नीचे, तो ये इतनी दूर जाएगी कि जब तक ये इसकी हाइट नहीं बराबर नहीं हो जाएगी ना ज़मीन से, तक ये जाती रहेगी। लेकिन थर्ड में उसने क्या किया, इसको पूरा हॉरिजेंटल कर दिया। उसने देखा कि बस जब मैं इस बॉल को छोड़ रहा हूँ तो ये कितनी दूर जाएगी, हाइट तो है ही नहीं इसमें। तो ये वो कंक्लूड नहीं कर पाए। इसके बाद न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने बोला, न्यूटन ने अपने कुछ लॉज ऑफ मोशन दिए, किस पर, गैलीलियो के बेस पर, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पर। तो अब आप कहोगे कि यार न्यूटन के लॉ आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। न्यूटन के लॉ को पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपसे कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। खासकर जो साइंस साइड के स्टूडेंट है ना, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट साइड से या फिर मतलब दूसरे बैकग्राउंड से, कॉमर्स साइड से अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बड़ा टफ हो जाएगा कि भाई पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। तो ये बड़ा जरूरी है। तो इसमें आप देखिए, जो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, किसने दिए हैं, ये दिए हैं न्यूटन ने। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उसने, उसको थोड़ा और फाइन करके उसने समझाने की कोशिश की है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया सबको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो या तो रेस्ट में रहेगा या मूविंग करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है, वो मूव कर रही है, जब तक उसके रास्ते में कोई हर्डल नहीं आएगा तब तक वो मूव करती रहेगी।
अब जब मूव कर रही है, मान लिया आपने किसी बॉल को रोड पर छोड़ दिया, तो सर्टेन कंडीशंस में आके वो रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? क्योंकि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि वो अपनी उस स्पीड से जब तक चलती रहेगी, जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेम उसने बोला कि अगर कोई बॉल रखी हुई है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसमें लात नहीं मारोगे या कुछ करोगे नहीं, तो अपनी उस कंडीशन में ही रहेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे, रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। So inertia is the natural tendency of object to resist a change in its states of motion or rest. The mass of an object is measure of its inertia. ये बहुत टिपिकल डेफिनेशन मत समझो, मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताता हूँ, वहाँ से बहुत अच्छा समझना। तो देखो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये कप। कप में क्या करता है कि यहाँ पर आपने देखा है कि नीचे कप में वो क्या बनाता है, कुछ ग्रूव बनाता है। कभी आपने सोचा कि वो ग्रूव क्यों बनाएगा? क्यों बनाया, जबरदस्ती क्यों बना रहा है फालतू में? उसके पास जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसको लग रहा है कि डिज़ाइन बना रहा है नीचे। वो डिज़ाइन से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं भाई। नीचे कौन कप पलट के देखने वाला है? ऊपर देखेंगे ना कप को। तो लोग फूल पत्ती देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, ट्रांसपेरेंट है, कितनी क्वांटिटी ले सकता है चाय की। लेकिन क्यों ग्रूव बनाया जाता है? दिस ग्रूव इज मेड ऑन द सॉसर टू सपोर्ट द टी कप। किस पे बना रहा है? इस प्लेट पे बना रहा है। तो दिस ग्रूव प्रिवेंट द कप फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द सॉसर एट it endures a sudden jerk. This happened because the groove is in a state of rest, and where because of the jerk, the cup comes into the state of motion. For example, कहने का मतलब ये कि आप चाय लेके कहीं खड़े हुए हैं, तो एक कप किसी वजह से झटका आपके हाथ में लगा, तो क्या हो गया कि पहले तो स्टेट उसमें था, अब क्या है, कप तो हिलना शुरू हो गया। पहले क्या था, इनिशियल कंडीशन में ये स्टेबल कंडीशन में था। तो ये जो ग्रूव बनाया जाता है ना, तो ये जो सडन इनर्शिया या सडन जर्क आया है ना इसके अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, ताकि कप आपका गिरे ना, चाय आपकी फैले ना। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है कि जब कोई भी लोग हाई जंप करते हैं, तो भाई वो क्यों लेता है? मतलब खड़े खड़े क्यों नहीं कूद जाता, वो भाग के क्यों आता है? उसका रीज़न क्या है? इसमें भी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल प्ले है। एथलीट रन बिफोर जंपिंग टू गेन अ मोमेंटम। एक मोमेंटम उसको मिलता है, मोमेंटम बिकॉज इट हेल्प इन जंपिंग हायर एंड लॉन्गर बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले क्या है कि भाई वो मतलब कहीं खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो भागेगा ना, तो जो इनर्शिया ऑफ मोमेंटम उसको मिलेगा एक इस कंडीशन में, बीच वाली सिचुएशन में, वो उसको जितना लंबा कूदा सकती है, वो उसको जाके हेल्प करेगा। तो व्हेन द एथलीट्स जंप, क्या करता है, व्हेन द एथलीट्स जंप, दे ऑलरेडी हैव अ फॉरवर्ड मोशन दैट वुड ग्रेटर देन दैट ऑफ द जंप मेड फॉर द स्टैंडिंग। तो एक फॉरवर्ड मोशन उसको मिल जाता है, एंड इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल आपके हो सकते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, जैसे आपने रखा, आप कभी देखिए गत्ता रख के देखिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए और नीचे गिलास रखिए। जब आप इसको बहुत तेजी से पुश करोगे ना, तो ये सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको तो एक सडन जर्क दिया, लेकिन ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये आपका स्टेबल कंडीशन में है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये तो बाहर निकल गया, लेकिन ये अपनी जगह पे रहेगा, और वो जगह पे रहेगा तो वो नीचे गिरेगा। तो ये रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। व्हेन बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली, द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट फॉल बैकवर्ड। जब वो ब्रेक लगाता है तो वो आगे गिरेंगे। ठीक है, व्हेन अ ट्री इज विगरसली शेकन, सम ऑफ द लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री। कभी कभी फल भी गिर जाता है, कभी आपने देखा हो, मतलब छोटा पेड़ हो तो उस पर से पत्तियां जमीन में गिरती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉ ऑफ इनर्शिया का। द पाइल ऑफ द कैरम कॉइन्स, आपने देखा होगा जब आप गोटियां लगाते हो कैरम के ऊपर, छोटी छोटी गोटियां कई सारी लगाते हो उनके ऊपर ना, इस तरह से। तो जब आप नीचे वाली को मारते हो ना, तो ऊपर वाली कभी कभी क्या गिरती नहीं है, क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग स्टेबल कंडीशन में है, निकल के बाहर हो जाती है। दीज आर द एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि भाई इसने 4 एग्जाम्पल दे दिया और बीच में उसने डाल दिया कुछ और मोमेंटम से रिलेटेड, तो बताओ उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया से का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है देखिए, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, भाई आप मोशन में थे और सडनली बस को स्टॉप किया, तो फिर क्या करोगे, आप आगे की तरफ गिरोगे। इलेक्ट्रिक फैन है, वो घूम रहा है ऊपर, जब आप उसको बंद करोगे लेकिन थोड़ी देर बाद घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर आपने उसको मोशन दिया है पहले, तो उस मोशन से उसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए टाइम लगेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है उसका। लगेज इज यूजली टाइड विद द रोप ऑन द रोप ऑफ द बस। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक लगते हैं ना, सामान आगे ना जाए। इट इज ऑल्सो अ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक क्वेश्चन उसने दिया है, इफ यू आर ऑन अ ट्रेन एंड द ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, आप उस सिक्के को उछालते हो, तो क्या होगा, वो आपके हाथ में गिरेगा कि पीछे गिरेगा?
क्योंकि इसने क्या बोला है कि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पर है। लेकिन जब आप याद रखना, जब ट्रेन एक्सीलरेट कर रही हो, डी एक्सीलरेट कर रही हो ना, जब वो ट्रेन एक्सीलरेट कर रही हो, जब आप सिक्के को छालोगे ना तो आपके पीछे गिरेगा। और जब डी एक्सीलरेट कर रही हो यानी स्टेशन आ रहा हो, जब वो रुक रही हो, तो वो सिक्का क्या होगा, आपके आगे गिरेगा। लेकिन जब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, तो सिक्का वापस आपके हाथ में आके गिरेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जब आप बस से और कार से कूदते हैं, तो जब आप देखा होगा कि जनरली लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हैं, तो वो ट्रेन की डायरेक्शन में जब चलते हैं, तो वो जब वो ट्रेन से कूदते हैं तो थोड़ी देर उनको आगे तक चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है स्टेबल करने के लिए। वो तुरंत गिरेंगे ना, फटाक से गिर जाएंगे ज़मीन में। तो इफ़ यू जंप फ्रॉम अ कार और बस दैट इज मूविंग, योर बॉडी इज स्टिल मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया है। व्हेन यू स्टिर कॉफी और टी एंड शॉप, स्विलिंग मोशन कंटिन्यू ड्यू टू द इनर्शिया। जब आप दूध में चीनी मिलाते हैं, दही में मिलाते हैं, तो जब देखते हैं कॉफ़ी होती है ना, जब चम्मच निकालोगे तब भी वो घूमता रहता है। तो ये एग्जांपल क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बारे में एक बार। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आप बताओ क्या होता है। देखो मोमेंटम, मोमेंटम मतलब जैसे कोई चीज या कोई बॉडी है, उसकी आपने सडनली स्पीड दिया उसको कुछ टाइम के लिए, वो जो स्पीड आपने किसी टाइम में दिया ना, उस टाइम में जो चीज उसको मिली, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। आई मीन टू से हियर इज दैट। तो मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम को हम लोग पहली बात तो पी से डिफाइन करते हैं। और ये क्या होता है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। कैसे? मान लिया कि आप रोड पर जा रहे हो, रोड पर जा रहे हो तो कोई ट्रक अगर आपकी गाड़ी से आके टकराता है, तो कितना डैमेज होगा ये डिपेंड करता है कि ट्रक का साइज कितना है। मान लिया छोटा हाथी है या उससे बड़ा ट्रक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी कार पर आएगा, उतना ज़्यादा डैमेज आपकी कार होगी, और उतना ही ज़्यादा इंश्योरेंस का पैसा आपकी गाड़ी में लगेगा उसको ठीक कराने के लिए। फिर दूसरी बात, वो किस स्पीड से आ रहा है। मान लिया वो 60 की स्पीड से आ रहा है तो कम इम्पैक्ट देगा, लेकिन अगर वो 70 80 100 की स्पीड से आ रहा है ना, तो आपकी कार की धज्जियाँ उड़ा देगा। मोमेंटम जो होता है ना, वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम हैज बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वैसे ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोला है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied to the unbalanced force in the direction of the force। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि द फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या बोलता है? चेंज इन द मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैंने किसको धीमे से धक्का मारा और किसको तेजी से धक्का मारा, तो ये मेरा मोमेंटम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, an object will not change its motion unless a force acts on it। मतलब कहने का ये कि जब तक आप उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे ना, तब तक वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा। तो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब द चेंज ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो m1 v1 माइनस t1 माइनस t2। तो मैं कह रहा हूँ कि एक पोजीशन पर कोई मोमेंटम था जिसको मैंने फर्स्ट पोजीशन मान ली, सेकंड पोजीशन पे था, तो वहाँ पर क्या हुआ, मान लिया कि एक ही बॉडी है। ठीक है, m1 और m2 हम इस केस में मान लेते हैं बराबर है। तो अगर मैं इसको m को बाहर निकाल लूँगा तो v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। उल्टा कर लो, इसको 2 कर लो, m तो कॉन्स्टेंट ले लिया, v2 और v भी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर मास एक पॉइंट पर, एक कांस्टेंट मास है, एक पॉइंट पर एक सर्टेन वेलोसिटी को शो कर रहा है और दूसरे पॉइंट पर दूसरी वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो उस वेलोसिटी पर उसका टाइम t2 था, फर्स्ट टाइम में उसका टाइम t1 था। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे, आपको पता ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। तो ये क्या बोलता है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सीलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
आपने एक चीज़ देखी होगी, ये क्रिकेटर जब कभी खेलते हैं तो जब वो कैच करता है ना, तो आपने देखा है कि वो एकदम जाके ऐसे बॉल को कैच नहीं करता जो वो लाता है ना। कभी कोहली को कैच करके देखना, या कभी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जडेजा है, वो जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अ फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है। वो क्या कर रहा है कि जब कोई बॉल उसकी तरफ आ रही है ना, तो वो उसके मोमेंटम को कम कर रहा है। मोमेंटम को कम कर रहा है तो क्या है, जैसे जैसे मोमेंटम कम होगा तो उसके हाथ में फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट कम लगेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं, पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक। जब देखिए आप किसी कार को पुश करते हैं, तो कार को तो आप इजीली पुश कर लेंगे, लेकिन ट्रक को पुश करने के लिए आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम इंटू ए। तो यहाँ पर मास ज़्यादा हो रहा है, मास ज़्यादा हो रहा है, तो मास ज़्यादा अगर होगा तो आपका फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस केस में कार का मास कम है, ट्रक का ज़्यादा है, तो एज कंपेयर टू ट्रक, कार कैन बी इजिली पुश बाय द दीज पीपल। अब इसके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कई सारे एग्जांपल ये भी हो सकते हैं कि अगर दो पर्सन चल रहे हैं लेकिन जिनके मास अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक पतला आदमी थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू द भारी आदमी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। दूसरा, जब आप हिट को बॉल को हिट करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे सूर्य कुमार यादव जी ने बॉल को बहुत तेज़ी से मारा, तो जितना ज़्यादा आप उसको हार्ड हिट करेंगे वो उतना ही दूर जाएगी। क्यों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। तो जितना ज़्यादा आप उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा और उतना ही दूर जाके गिरेगी, उतना ही लंबा छक्का जाएगा। 85 मीटर का, 90 मीटर का छक्का आपको मिलेगा। कराटे प्लेयर क्या करता है भाई, देखा है आपने, बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां तोड़ देगा, पत्थर तोड़ देगा। वो क्यों करता है? इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम काम करता है। वो क्या करता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो जब आप देखेंगे, जब वो किसी चीज को ज्यादा एक्सेलरेट करेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो उस चीज को तोड़ देगा। तो करंटली प्लेयर जो है, ब्रेकिंग फ्लैग ऑफ ब्रेक्स जो है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये कराटे का हो गया। अब क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देन सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। अब इस एग्जांपल को यहाँ से समझ सकते हैं। आप दो स्प्रिंग लगाइए, स्प्रिंग को खींचिए एक तरफ से, तो जब आप देखेंगे ना स्प्रिंग की रीडिंग, तो इस स्प्रिंग की रीडिंग दोनों बराबर होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 50 किलो न्यूटन है, यहाँ पर भी 50 किलो न्यूटन स्प्रिंग का रहेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, Newton's third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first object. So these two forces are always equal in magnitude but opposite direction. तो जो फोर्स इस पर लग रहा है ना, जो उसके जिस तरफ ये खींच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों की तरफ 50 किलो न्यूटन का फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बराबर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिक्टेट करता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके कि जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके अंदर लगता है। अब यहाँ पे समझो कि भैया मैं चला रहा हूँ गोली बहुत तेजी से, लेकिन जब मुझे झटका लगता है ना कंधे में, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन साला गोली बड़ी स्पीड से जाती है। क्यों? इसमें आप देखेंगे गोली का जो वेट है ना, वो वेट बहुत कम है। मान लो कि 20 ग्राम मान लिया, 30 ग्राम मान लिया, 50 ग्राम मान लिया, इससे ज़्यादा की गोली नहीं होगी, 30 ग्राम मान लेते हैं। लेकिन बंदूक का जो वेट है ना, वो उससे ज़्यादा है। तो जिसका वेट कम होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना, और जिसका वेट ज़्यादा होगा उस पर कम फोर्स लगेगा। इसका इस वजह से आपका जो गन है ना, वो गन में आपको झटका कम लगता है, लेकिन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा से जाती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो एग्जाम्पल है कि जब आप नाव पर बैठे हैं और नाव से जब कूदते हैं बाहर की तरफ या किनारे की तरफ, तो नाव से जितना आप आगे की तरफ आएंगे ना, जितना फोर्स इधर आके लगेगा, उतना ही फोर्स नाव पर लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि नाव से निकलना। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जब आप वॉक करते हैं, व्हेन यू वॉक यू पुश द स्ट्रीट, यू अप्लाई एन एक्शन फोर्स ऑन द स्ट्रीट ग्राउंड एंड द रिएक्शन फोर्स मूव यू फॉरवर्ड। वो रिएक्शन फोर्स क्या है, वो आपका फ्रिक्शन है। बाउंसिंग अ बॉल, जब आप बॉल से नीचे मारते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ आती है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। फ्लाइट ऑफ द मोशन ऑफ द बर्ड, बर्ड जो है आपने देखा है आसमान में उड़ता है, द विंग ऑफ द बर्ड पुश एयर डाउनवर्ड, तो एक्शन फोर्स एंड द
एंड द एयर पुशेस द बर्ड अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन। यानी कि जो एयर है ना, जब वो पंख उस एयर पे डालेगा तो उतना ही एयर उसको पुश करेगा ऊपर, उस वजह से वो उड़ पाता है। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है कि जब पानी के को आप जितना अपने हाथ से या पैर से ढकेल रहे हैं पीछे की तरफ, तो उतना ही पुश वो आपको दे रहा है। तो स्विमिंग भी जो है ना, इट्स बेटर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये देखो अलग अलग मैंने आपको समझाया, सारे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इन्हीं चारों क्वेश्चंस में मैं सारी चीज़ों को एक साथ डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल कि लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एप्लीकेशन या एग्जाम्पल घुसा दिया ना, तो आपको उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं, ध्यान रखना है, सेट करके उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब जैसे ये एक बॉक्सिंग वाला फोटो मैंने डाला है, एक्शन फर्स्ट एग्जर्ट फोर्स ऑन द जॉ, पर क्या है कि उसके मुक्के पर जॉ से भी कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं होगा, होगा। जो एक्सर्टा इक्वल फोर्स ऑन द बॉक्स। मैं कह रहा हूँ कि आप इस ग्लव्स को उतार के मारो उसको, तो आपके हाथ पे ना बहुत तेज चोट लगेगी। तो इसलिए ग्लव्स क्या है, ग्लव्स एक पुशन टाइप का दे रहा है, तो जो मोमेंटम है ना जो आ रहा है उससे, जर्क जो आ रहा है उसको वो कम कर रहा है। दीज आर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स दीज वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगले लेक्चर में हम लोग साउंड के बारे में बात करेंगे। मतलब देखो मैं जो आपको समझाऊंगा ना वो रिलेवेंट समझाऊंगा, फालतू की चीज़ें हमको पढ़नी ही नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ लो, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।